साउथ अफ्रीका टी20 लीग मैच नंबर 30 पाल रॉयल्स वर्सेस सनराइजर ईस्टर्न केप, जो कि खेला जाएगा सेंट जॉर्ज पार्क कैबरहा में। दोस्तों बात कर लेते हैं पिच की, तो सेंट जॉर्ज पार्क कैबरहा की जो पिच है एक अच्छी क्रिकेटिंग विकेट है। यहाँ पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलती है, बट यहाँ पे एक खास बात यह कि तेज गेंदबाजों को शुरू में यहाँ पे सतह से काफी मदद मिलती है, सी मूवमेंट मिलता है और उछाल भी मिलता है, जिसकी वजह से तेज गेंदबाज यहाँ पे विकेटें मारने में कामयाब होते हैं। स्पिनर्स को यहाँ पे उतनी खास कोई मदद नहीं है। दोस्तों बात की जाए दोनों टीम के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो दोनों टीम ने आपस में 3 बार भिड़ी है इस टूर्नामेंट में, जिसमें 2 बार सनराइजर ईस्टर्न केप को जीत हासिल हुई है, वहीं पाल रॉयल्स एक मुकाबला जीतने में कामयाब रहे हैं। अब अगर बात करें इनके रीसेंट फॉर्म की, तो पाल रॉयल्स की रीसेंट फॉर्म ज्यादा खास नहीं रही है। इनिशियली तो उन्होंने 2 मैचों में जीत हासिल करी थी, बट पिछले जो 3 मुकाबले खेले हैं उसमें बैक टू बैक इनको हार का सामना करना पड़ा है, और उसमें से एक मुकाबला जो पिछला इनका था वो सनराइजर ईस्टर्न केप के खिलाफ ही था। और दोस्तों वही बात की जाए अगर सनराइजर ईस्टर्न केप की, तो उनका रिसेंट फॉर्म कमाल का है। खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में से 3 में उन्होंने लगातार जीत हासिल करी है, एक में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, बट उससे पहले वाले में भी उन्हें जीत हासिल करी है। यानी कि 5 मुकाबलों में से 4 में जीत हासिल करके ये प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं पाल रॉयल्स के साथ। अब दोस्तों जरा बात कर लेते हैं वेन्यू की, कि वेन्यू में क्या स्टैट है। तो जो ये ये जो मैदान है, इसमें कुल मिला के अब तक 9 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें कि 4 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, वहीं चेस करने वाली टीम को 5 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। अगर बात की जाए दोस्तों इस वेन्यू के एवरेज स्कोर की, तो वो है यहाँ पे 156 रन, यानी आप मानो कि 155 से 160 के बीच में यहाँ पे एवरेज टोटल बनता रहता है। अगर मैं हाईएस्ट टोटल की बात करूं, तो वो है 225 रन 5 विकेटों के नुकसान पे, और अगर लोवेस्ट टोटल की बात की जाए तो वो है 52 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। तो दोस्तों ये था इस वेन्यू का पूरा स्टैट। अब बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न्स की। तो दोस्तों इस वेन्यू पे 150 रन से कम के जो स्कोर हैं वो 2 बार बने हैं, वहीं 150 से 170 के बीच की मैं बात करूं तो वो यहाँ पे 4 बार बन चुका है, और 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे 3 बार बनाया जा चुका है। यानी कि इस मैदान पे रन्स बनते हैं और साथ ही साथ विकेटें भी गिरती हैं, जिसका एडवांटेज ये होता है जो हमारे पेसर्स हैं उनको यहाँ पे अच्छे खासे विकेट मिलते हैं। तो बॉलर सोच समझ के चुनिएगा, बैट्समैन तो आप अच्छे चुन ही लेंगे। अब दोस्तों आगे बात करते हैं रीसेंट मैचेस जो इस वेन्यू पे हुए हैं। तो जो सबसे रीसेंट मैच हुआ था वो हुआ था सनराइजर ईस्टर्न केप टाउन वर्सेस एमआई केप टाउन के बीच। उसमें सनराइजर ईस्टर्न केप ने 175 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पे, जिसको एमआई केप टाउन चेस नहीं कर पाया था, और वो 171 रन ही बना पाया था। इस पूरे मुकाबले में कुल मिलाकर 9 विकेटें पेसर्स ने ली थी और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेटें मिली थी। अगला जो मुकाबला था दोस्तों वो खेला गया था प्रिटोरिया कैपिटल्स और सनराइजर ईस्टर्न केप के बीच में, जिसमें प्रिटोरिया कैपिटल मात्र 52 रनों पर सिमट गई थी, और इस लक्ष्य को सनराइजर्स ने बड़ी ही आसानी के साथ हासिल कर लिया था। उन्होंने 1 विकेट खोकर 54 रन बना दिए थे। अगर मैं विकेटों की बात करूं तो पेसर्स ने इस मुकाबले में भी 11 विकेटें हासिल करी थी, वहीं स्पिनर्स के हाथ यहाँ पे कोई भी विकेट नहीं लगी थी। अब दोस्तों मैं तीसरे मुकाबले की बात करूं तो वो खेला गया था डरबन सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर ईस्टर्न केप के बीच में, जिसमें डरबन सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रन बना दिए थे 3 विकेटों के नुकसान पे, और इस स्कोर को सनराइजर ईस्टर्न केप चेज नहीं कर पाया था, और वो 190 रन ही बना पाया था 9 विकेटें खोकर अपनी। तो दोस्तों इस मुकाबले में पेसर्स को 8 विकेटें मिली थी, वहीं स्पिनर्स को यहाँ पे 3 विकेटें हासिल हुई थी। तो अगर मैं कुल मिला के देखूं जो 3 रीसेंट मुकाबले यहाँ पे हुए हैं, उन तीनों मुकाबले में जो फास्ट बॉलर्स हैं यानी कि जो पेसर्स हैं, उन्होंने कुल मिला के 28 विकेटें अपने नाम करी हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं स्पिनर्स को, तो स्पिनर्स को इस पूरे इन तीनों मुकाबलों में मिला के कुल मिलाकर 5 विकेटें हासिल हुई हैं। तो दोस्तों आप टीम बनाते वक्त इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पेसर्स को ज्यादा तवज्जो दीजिएगा, वहीं स्पिनर्स यहाँ पे क्वालिटी लीजिएगा, ऐसा लीजिएगा कि जिसको सतह से कोई फर्क ना पड़ता हो, बस अपनी स्किल के ऊपर जो विकेटें मारने की काबिलियत रखता हो। अब दोस्तों ये तो था पूरा सिनेरियो वेन्यू का। अब चलते हैं जरा प्लेइंग 11 की तरफ कि पाल रॉयल्स की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। दोस्तों अगर मैं पाल रॉयल्स की प्लेइंग 11 की बात करूं तो पिछला मुकाबला वो सनराइजर्स ईस्टर्न केप टाउन से हारे थे, तो वो अपनी टीम में मतलब हारे गए थे, लगभग जीत ही गए थे मुकाबला, बहुत कम मार्जिन से हारे थे। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी टीम में कोई बदलाव करने वाले हैं, बट अगर कोई बदलाव उनकी टीम में होता है तो फैबियन एलन की वापसी हो सकती है इनकी प्लेइंग 11 में। तो दोस्तों बात की जाए
तो जेसन रॉय और जॉस बटलर आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे आपको विहान ल्यूब दिखेंगे, बट पिछले मुकाबले में डेविड मिलर ने अपने आप को प्रमोट किया था और वो 3 नंबर पर खेलते हुए नजर आए थे। बट मुझे लगता है कि इस मुकाबले में वो अपनी नॉर्मल प्लेइंग 11 के साथ ही जाएंगे, बैटिंग ऑर्डर सेम रहने वाला है। तो विहान ल्यूब आपको 3 नंबर पे खेलते हुए नजर आएंगे। 4 नंबर पे आपको डेविड मिलर, 5 नंबर पे आपको मिचेल वैन ब्यूरेन नजर आएंगे। उसके बाद एंडीले फिलिकायो की वापसी हो सकती है, क्योंकि लास्ट मुकाबले में इनकी जगह पे डेन विलास खेले थे पर वो कुछ खाता परफॉर्मेंस दे नहीं पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंडीले फिलिकायो वापसी करेंगे, तो इसलिए मैंने उनको प्लेइंग 11 में जगह दे दी है। उसके बाद फैबियन एलन, बिजॉन 14, लुंगी एनगीडी, ओबेडो मोकॉय और तबरेज शमशी, ये पूरा बैटिंग ऑर्डर आपको प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी पाल रॉयल्स की तरफ से। अब एक एक करके इन खिलाड़ियों को एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम अपनी टीम डिसाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाए यहाँ पे पाल रॉयल्स की, तो पाल रॉयल्स के लिए ओपनिंग करते हुए जेसन रॉय नजर आएंगे, और जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। रीसेंट परफॉर्मेंस उनकी ठीक ठाक है, मतलब उनको स्टार्ट मिल रहे थे बट उसको उनको बड़े टोटल में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। और पिछले मुकाबले में वो काफी अच्छे रंग में दिखे, बेहतरीन खेलते हुए दिखे, सेंसिबल खेलते हुए दिखे। बट अनफॉर्चुनेटली वो लियाम डॉसन के खिलाफ एक सॉफ्ट डिसमिसल का शिकार हुए। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर जेसन रॉयल्स थोड़े और ओवर खेल जाते तो ये मुकाबला पाल रॉयल्स आसानी से जीत सकते थे। अगर इनके रीसेंट फॉर्म की बात की जाए तो 32 रन, 14 रन, 8 रन, 69 रन, 38 रन, फिर 5 रन। तो जेसन रॉय एक अच्छी चॉइस हो सकता है, ये आपको अच्छे खासे पॉइंट्स आने वाले मुकाबले में आपकी टीम को दे के जाएंगे। वही में बात की है जॉस बटलर की, तो भाई जॉर्ज बटलर इस पूरी टीम के एस प्लेयर हैं, आप इनको ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आप बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हैं, अगर बहुत ही हाई रिस्क पे जाना चाहते हैं तो ही आप जेसन रॉय को ड्रॉप करिएगा, अदरवाइज इनको ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल भी मत, सॉरी, जॉर्ज बटलर को ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप रिसेंट फॉर्म की बात करो, बेहतरीन रिसेंट फॉर्म है जॉर्ज बटलर का। 600 प्लस इन्होंने रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में। लास्ट मुकाबले में भी 64 रन बनाए थे, फिर एक मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, 6 रन, फिर 22 रन, फिर 54 रन, फिर 46 रन, फिर 70 रन। तो जॉर्ज बटलर बेहतरीन फॉर्म में है और इस वेन्यू पे भी इनका स्कोर बहुत अच्छा है। तो जॉर्ज बटलर आपके कैप्टन वाइस कैप्टन की भी अच्छी चॉइस बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों बात करें विहान ल्यूब की, तो बैटिंग से तो इनका शानदार प्रदर्शन नहीं है, बट ठीक ठाक ऑलराउंडर है। लास्ट मुकाबले में भी 7 रन बनाए थे और एक विकेट हासिल करी थी, भी 6 रन, फिर एक में 57 रन, 1 रन, 39 रन, 12 रन। तो मतलब ये 100 प्लेयर है, ये आपके लिए ट्रम्प साबित हो सकते हैं कि इनका सिलेक्शन रेशियो ज्यादा अच्छा है नहीं, ज्यादा लोग इनको लेंगे नहीं, तो आप इनको अपनी टीम में ले सकते हैं और एज अ ट्रम्प ये आपकी टीम को आउट ऑफ द बॉक्स जाके पॉइंट दिला सकते हैं। वही बात की जाए डेविड मिलर की, तो देखिए बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं डेविड मिलर, कुछ खासा परफॉर्मेंस इन्होंने दी नहीं है। बैट से 14 रन आए, 3 रन आए, 24 रन आए, 20 रन, फिर 0 रन, फिर एक 75 रन की पारी आई थी, उसके बाद से इन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं है। वहीं बात करी जाए अगर मिचेल वैन ब्यूरेन की, तो रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक है, 9 रन, 36 रन, 7 रन, 8 रन, 28 रन, 72 रन। तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि आप उस सिनेरियो में इनको अपनी टीम में रख सकते हैं कि आप ये मान के चलो कि जेसन रॉय और जॉस बटलर जल्दी आउट हो जाते हैं। उस कंडीशन में ये ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें इनिंग बिल्ड करना आता है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उसका अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी टीम के लिए बहुत हैंडी साबित हो सकते हैं। वही मैं बात करूँ ऑलराउंडर इवान जोन्स की, तो बैटिंग से तो अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था, बट बॉलिंग से उन्होंने 2 विकेटें हासिल करी थी। इस पूरे टूर्नामेंट का अपना पहला मैच खेल रहे थे और बेहतरीन बॉलिंग से इन्होंने परफॉर्मेंस किया था। तो इस वाले मैच में ये ट्रम्प साबित हो सकते हैं आपके लिए कि अभी भी ज़्यादा लोग इनके पीछे नहीं जाएंगे, और कैप्टन वाइस कैप्टन तो इनको बहुत कम लोग बनाएंगे, तो आप इनको ना वाइस कैप्टन अपनी टीम में जगह दे सकते हैं, क्योंकि इस वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। वहीं बात करिए डेन विलास के, तो लास्ट मुकाबला खेले थे, कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए थे, और एक मुकाबला खेले तो उसमें 42 रन बनाए थे, उसके बाद ये ड्रॉप हो गए थे। तो ज़्यादा मुकाबले खेले नहीं, सैंपल साइज इनका छोटा है, तो इनको लेना ना रिस्की होगा, ये रिस्की पिक हो सकते हैं। अगर आप बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो ही आप डेन विलास के साथ जाइएगा, अदरवाइज मुझे लगता है शायद कल के मुकाबले में फैबियन एलन या एंडिलो पेलिकायो में से किसी एक की वापसी तय है। वहीं बात करें बिजॉन फॉर्च्यून की, तो कुछ खासा रिसेंट फॉर्म इनका भी है नहीं, 9 रन बनाए थे बैट से, फिर विकेट एक भी नहीं, फिर 2 रन, 1 विकेट, फिर कोई विकेट नहीं, फिर एक मुकाबले में बस 3 विकेट इनका आया है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो लुंगी एनगीडी शानदार फॉर्म में बेहतरीन बॉलर साबित हो रहे हैं इनकी टीम के लिए, बट लास्ट मुकाबले में एनगीडी को बहुत मार पड़ी थी। इनको मार्को येंसन ने तो धुआं उड़ा दिया था इनका। पर होता है दोस्तों, हर बॉलर का कभी ना कभी कोई ना कोई खराब दिन आता है, वो दिन इनका निकल गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बॉलर खराब हो गया। पूरे पाल रॉयल्स की ओर से सबसे सफल गेंदबाज यही हैं, इनके कटर्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं डेथ ओवर्स में। होता है कोई कोई दिन चला जाता है खराब, बट पिछले मुकाबले में बैटिंग से इन्होंने 2 छक्के भी लगा दिए थे, तो
और रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है, 1 विकेट फिर 3 विकेट लिए, फिर 0 विकेट फिर 3 विकेट। तो लुंगियन गिडी आपके लिए पर फिक्स पिक हो सकती है, इनको ड्रॉप करने की गलती आप मत करिएगा। वही बात करें मोविडो मैकॉय के, तो बॉलर काफी अच्छे हैं पर रिसेंटली कोई विकेट मार नहीं रहे। रिसेंट देखो तो 0 विकेट 2 विकेट फिर 0 विकेट फिर 2 विकेट फिर 0 विकेट फिर 2 विकेट। तो रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कल के मुकाबले में ओबिड मैकॉय अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो चाहें तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, मैं तो इनको अपनी टीम में लेके चलूंगा। वहीं बात करी जाए तबरेज शमशी की, तो तबरेज शमशी एकमात्र ऐसे स्पिनर है तो मुझे लगता है कि इस पिच पे कारगर साबित होंगे। तो ये मेरी टीम में जरूर रहने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसे बॉलर है, ये ना लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है। तो जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर होते हैं ना, उनको सरफेस की उतनी जरूरत नहीं होती, ज्यादा घुमाव भी ना हो, क्योंकि इनके वेरिएशन बहुत होते हैं और इनको पढ़ना मतलब बहुत आसान काम नहीं है। इसलिए शमशी हैंडी साबित हो सकते हो। तो स्पिनर अगर मैं कोई लूंगा तो शमशी को लूंगा अपनी टीम में। रिसेंट फॉर्म आप देख लो तो 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट फिर 2 विकेट फिर 2 विकेट फिर 2 विकेट। तो रिसेंट फॉर्म इनका कमाल का है। तो दोस्तों ये तो था पूरा एनालिसिस आपका पाल रॉयल्स का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस करते हैं जोबर सुपर किंग्स, सॉरी, साउथ सनराइजर ईस्टर्न केप का। तो दोस्तों उनकी प्लेइंग 11 को एक बार देख लेते हैं। तो सनराइजर्स ईस्टर्न केप मुझे नहीं लगता अपनी प्लेइंग 11 में कोई खास चेंज करना चाहेंगे। तो उनकी प्लेइंग 11 अगर आप देखते हैं तो डेविड मलान और जॉर्डन हरमन आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे एडन मार्करम, 4 नंबर ट्रिस्टन स्टब्स, फिर पैट्रिक क्रूगर, लियाम डॉसन, टॉम एबेल, मार्को येंसन, साइमन हार्मर, बेस स्वप्नपॉल और डेनियल वॉरेल आपको खेलते हुए नजर आते हैं। टॉम एबेल हालांकि ये नीचे आ गए, ये 3 नंबर पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे। 4 नंबर एडन मार्करम, लास्ट मैच में मार्को येंसन को प्रमोट किया गया था और उन्होंने खतरनाक बैटिंग करी थी। तो हो सकता है मार्को येंसन फिर से 5 नंबर पे खेलते हुए आपको नजर आ जाएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक एक करके इन प्लेइंग 11 को हम वो एनालिसिस करते हैं कि क्या सिनेरियो इनका रहने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले हम डेविड मलान की। तो एक मैच में 40 रन की इनिंग आई थी पिछले के पिछले मुकाबले में, उसके अलावा इनके कुछ खास रन्स आए नहीं हैं। डेविड मलान बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आप जॉर्डन हरमन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वेन्यू पर भी इनका रिकॉर्ड अच्छा है और लास्ट मुकाबले में भी अच्छे रन बनाए थे, एक सेंचुरी भी लगा चुके हैं इस टूर्नामेंट में। और स्टार्ट इनको मिल रहे हैं बट उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं जॉर्डन हरमन के बैट से एक बड़ा स्कोर आने वाला है। तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छे पॉइंट्स देखे जाएंगे। वहीं बात करें कैप्टन एडन मार्करम की, तो इनके लिए टूर्नामेंट काफी ज्यादा शांत रहा है, या यूं कहें कि इनकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि टूर्नामेंट में अभी तक इनकी जरूरत उतनी नहीं पड़ी है टीम को। बट एडन मार्करम ऐसे प्लेयर हैं, सबसे पहली बात तो ये सेफ पिक हैं। ये ऐसे प्लेयर है कि आप अगर इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं तो फ्लॉप होने के चांसेस बहुत कम है। जो लोग सेफ जाना चाहते हैं वो एडन मार्करम के साथ जा सकते हैं। रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक है, पिछले मुकाबले में 9 रन बनाए थे, फिर एक हाफ सेंचुरी, 54 रन, फिर 3 रन, 1 विकेट, फिर एक मुकाबले में 38 रन। हालांकि पिछले 2 मुकाबलों से उन्होंने बॉलिंग नहीं करी है, बट जहां जरूरत पड़ती है बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं। तो एडन मार्करम सेफ आपके लिए पिक हो सकते हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं। वही बात को ट्रिस्टन स्टब्स की, तो अच्छी पिक है। इनके साथ सिनेरियो ये होता है अगर इनको कम बॉल मिलती है ना फिर भी अच्छे रन बना जाते हैं, आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। तो रिसेंट फॉर्म भी इनका कमाल का है, तो आप इनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिएगा। 22 रन, 23 रन, फिर 35 रन, फिर 66 रन, फिर 11 रन, फिर 55 रन। ये जो 22-23 है इनकी खास बात ये है कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आए, ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट के साथ आए, कम बॉलों पे ज्यादा रन है। इसलिए ट्रिस्टन स्टब्स आपके लिए एक सेफ पिक सी हो जाती है कि अगर इनकी बैटिंग आएगी, उनको 10 बॉल भी खेलने को मिलेगी ना तो भी ये 30-32 रन बना के जाएंगे। वहीं बात करें पैट्रिक कूगर की, तो कुछ खास परफॉर्मेंस आई नहीं है, एक मुकाबले में 3 विकेट लिए थे, उसके अलावा लास्ट मुकाबले में तो इनसे बॉलिंग भी नहीं करवाई गई थी, बैटिंग भी इनकी आई नहीं थी। तो पैट्रिक कूगर मुझे नहीं लगता कुछ खास परफॉर्म मतलब कुछ खास बेनिफिट करेंगे आपकी टीम के लिए। वहीं बात करें लियाम डॉसन की, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है और बहुत अच्छे बॉलर है, मतलब टाइट लाइन पे बॉल डालते हैं और मैच में एक आधा विकेट तो चटका के जाते हैं और 3 से 4 ओवर ही बिल्कुल करा रहे हैं। तो यही बात आ जाती है कि आप शमशी को लेंगे या डॉसन को लेंगे। अगर आप तबरेज शमशी को प्रीफर करते हैं तो आप शमशी के साथ जाइए। अदरवाइज कोई स्पिनर अगर आप लेना चाहें तो आप लियाम डॉसन है, उनके अलावा कोई भी स्पिनर मुझे दोनों टीमों में ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो यहाँ की पिच पे कुछ काम कर सके। तो अगर रीसेंट फॉर्म देखें लियाम डॉसन की, तो 2 विकेट हैं, फिर एक मैच में 1 विकेट, फिर एक मैच में 29 रन बनाए तो 1 विकेट हासिल करी थी। मात्र एक मैच में विकेटलेस गए हैं, उसके बाद फिर 1 विकेट। अदरवाइज ये हर मैच में 1 या 2 विकेट ही लेके जाते हैं। अब दोस्तों बात की जाए टॉम एबल की, तो फिक्स प्लेयर हैं और कैप्टन और वाइस कैप्टन की ना परफेक्ट चॉइस है टॉम एबल, क्योंकि ये खिलाड़ी प्रचंड फॉर्म में है इस टीम के लिए और बराबर रन बनाता हुआ जा रहा है। लास्ट मुकाबले में भी ताबड़तोड़ 46 रन बनाए थे, फिर 26 रन, फिर एक 60 रन की पारी आई है,
फिर 31 रन, एक मैच में खाली फ्लॉप हुए हैं, उसके अलावा हर मैच में उन्होंने परफॉर्म किया है और कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, तो इनको आप अपनी टीम में बिल्कुल रख सकते हैं। वहीं बात करें मार्को जेनसन, लास्ट मुकाबले के हीरो, गजब की बैटिंग करके दी थी, 72 रन, 2 विकेट लिए थे, फिर 2 विकेट, फिर 1 रन, 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट। मतलब ये प्लेयर विकेटलेस नहीं जाता है और कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस करता हुआ जा रहा है। इनको तो ड्रॉप करना मतलब आप बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क लें, क्योंकि इनके फ्लॉप होने के चांसेस 99.9% इनके चांसेस होते हैं कि ये चलेंगे। मात्र 0.1% ही ऐसा होता है कि मार्को जेनसन फ्लॉप चले जाएं, कि विकेट भी ना लें और रन भी ना बनाए, कुछ भी ना करें। तो बहुत सेफ पिक है, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो इनके ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, अब भी कहा था कि साइमन हार्मर बिल्कुल ही मतलब खाली हाथ जा रहे हैं। देखिएगा कोई ना कोई एक ऐसा मैच आएगा जिसमें तबला तोड़ परफॉर्मेंस करके चले जाएंगे। 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट। अगर आप बिल्कुल ही अलग टीम बनाना चाहते हो और एकदम खतरनाक ट्रम्प प्लेयर आपको चाहिए ना, तो हार्मर आपके लिए ट्रम्प साबित हो सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहें तो आप शमशी के साथ भी मत जाइए, आप डॉसन के साथ भी मत जाइए, आप हार्मर को ले लीजिए, क्योंकि इनका इकॉनमी अच्छा रहता है, बॉलिंग अच्छी कराते हैं, बट इनकी किस्मत खराब है, तो इनको विकेट नहीं मिल रही है। इनका वही हाल है जैसे टीम इंडिया में मुकेश कुमार का हाल है, बॉलिंग अच्छी है, कैलिबर है, सब कुछ है, बट विकेट नहीं ले पा रहे। वही कैटेगरी है साइमन हार्मर की है, प्लेइंग 11 में खेलते हैं बट विकेट नहीं ले पा रहे, ऑफ स्पिनर है। तो चाहे तो आप शमशी को और डॉसन को ड्रॉप करके हार्मर को अपनी टीम में रख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहें। वहीं बात करूं मैं बियर स्वप्नपॉल की, तो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, जब से वापसी करी है, स्टार्टिंग में खिलाए गए थे 3 मैचों में, 2 मैचों में कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं थी, बट जब से वापसी करी है कंटिन्यू 2-2 विकेटें मारी है, तो अच्छे बॉलर है, मिडिल ओवर्स में आते हैं, डेथ में भी एक आधा ओवर डाल देते हैं, विकेटें मारते हैं, तो आप इनके साथ बिल्कुल जा सकते हैं। लास्ट मुकाबले में 2 विकेट लिया था, उससे पहले वाले में 2 विकेट लिया था, फिर जो बहुत पहले खेले थे उसमें 0, फिर एक मुकाबले में 8 रन बना के कोई भी विकेट हासिल नहीं किया था। अब बात की जाए डेनियल वॉरेल, तो डेनियल वॉरेल भाई कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के भी प्रबल दावेदार हैं और ये बेहतरीन बॉलर हैं। लास्ट मुकाबला थोड़ा सा ठंडा गया था, बट ये ज़्यादा चुप रहने वाले हैं नहीं। लास्ट मुकाबले में 1 विकेट मिला था, वो भी 20वें ओवर में इनको मिला था, और फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट। सनराइजर ईस्टर्न केप के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले यही प्लेयर हैं। ये एक तरह से ना फिक्स प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप वॉरेल को ड्रॉप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो इनको ड्रॉप मत करिएगा, आप इनको अपनी टीम में लेके चलिएगा। अच्छे बॉलर हैं, आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दे के जाएंगे। बहुत रेयर होता है कि वॉरेल विकेटलेस जाए, विकेटलेस तो ये बंदा जाएगा ही नहीं, कम से कम 2 विकेट मारता है। अगर 2 से कम विकेट मार रहा है तो आपकी और इनकी दोनों की किस्मत खराब है। बाकी ये बेहतरीन प्लेयर हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और अच्छे मतलब पॉइंट्स आपको ला के देंगे। दोस्तों आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं स्टैट की। तो स्टैट वेन्यू का स्टैट है, उसमें क्या है कि इस वेन्यू पे 5 साल के जो परफॉर्मेंस देखे जाते हैं दोनों टीम के प्लेयर्स के, उस हिसाब से 3 टॉप पिक निकाली जाती है कि किनका बल्ला यहाँ बेहतरीन चला है। तो अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो जॉस बटलर यहाँ पे टॉप पिक है भाई, एक मैच में 51 की एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट मुकाबले में भी जो वेन्यू था उसमें भी जॉस बटलर के अच्छे आंकड़े थे और उन्होंने साबित कर दिया था। वही चीज यहाँ पे टॉम एबल की है, 4 मैचेस में 49 की एवरेज है इनकी और 155.55 का स्ट्राइक रेट है। और डेविड मिलर की यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस है, 5 मैचेस में 29.2 की एवरेज है और 140 का स्ट्राइक रेट है। तो डेविड मिलर तो फॉर्म में है नहीं, तो इनको तो लेना थोड़ा सा रिस्की बनता है अपनी टीम में। अदरवाइज आप चाहें तो आप यहाँ पे जॉस बटलर और टॉम एबल, आप इनके साथ जा सकते हैं, इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा। और यही ऐसे ही दोस्तों अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग में ऑर्टिनल बार्टमैन बेहतरीन बॉलर है, पता नहीं सनराइजर्स ईस्टर्न केप इनको क्यों नहीं खिला रही है, बट अगर ये खेलते हैं तो आंख बंद करके इनको अपनी टीम में आप शामिल कर सकते हैं। 5 मैचेस में 2.2 की एवरेज और 9.6 की इकॉनमी, इकॉनमी इनकी थोड़ी सी ज्यादा है, पर ये विकेटें चटकाते हैं और विकेटें बराबर लेते हुए आ रहे हैं। दूसरे बॉलर है डेनियल वॉरेल, एक तो बॉलर बेहतरीन है, बेहतरीन फॉर्म में है, प्लस वेन्यू भी इनको रास आ रहा है, तो इनको मैंने बोला ना ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा। अब चाहे ना तो इनको सीवीसी भी बना के चलिएगा, क्योंकि सीवीसी की अच्छे चॉइस हैं आपके लिए। और जिस हिसाब से वेन्यू का स्कोर दिखा रहा है मतलब यहाँ पे कुछ करने वाले, और इकॉनमी भी 7.4 की है, 2 की एवरेज, यानी पर मैच 2 विकेट लेते हैं, यानी 3 मैचों में इनके पास 6 विकेटें हैं यहाँ पे। तीसरे हैं इवान जोन्स, जिन्होंने एक ही मैच खेला है लास्ट इस सीजन में, तो एक मैच खेला है इस वेन्यू पे जो खेला है उसमें भी इनकी भी 2 की एवरेज है, 6.8 का इकॉनमी, मतलब इकॉनमी भी सबसे कम है। तो आपको अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो 3 तो पिक मिल चुकी हैं। अगर आप मान के चलो कि ये तीनों ही खेलते हैं बॉलर्स, ठीक है, तो आप इन तीनों को अपनी टीम में रखिएगा। उसमें से वॉरेल को आप सीवीसी ट्राई कर सकते हो, या जोन्स को भी आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंशियल हो जाएगा। प्लस एक तरह से ये आपके लिए ट्रम्प भी साबित होंगे, क्योंकि इनका सिलेक्शन रेशियो उतना नहीं होगा। तो
ये थे दोस्तों रिकॉर्ड। तो 3 बॉलर आपको यहाँ से मिल गए, प्लस ऊपर से आप अगर बैटिंग सेक्शन में जाओ तो आपको 2 बैट्समैन मिल गए। मिलर तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो फॉर्म में अच्छे हैं नहीं, बट आप रिस्क लेना चाहते हैं तो भाई आप डेविड मिलर को भी अपनी टीम में रख लीजिएगा। बाकी बॉलर 3 मिल गए, 3 बोले 6 प्लेयर आपको मिल गए, 5 प्लेयर का हमको खाली दिमाग लगाना है। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस। अब चलते हैं हम अपनी टीम की ओर कि हमने टीम क्या सेलेक्ट करी है। दोस्तों टीम बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जाइए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी जाइए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, वो एकदम फ्री है। हमारे चैनल को ज्वाइन करने का आपको ये फायदा होता है कि हम यहाँ पे आपको मैच से जुड़ी सारी अपडेट प्रोवाइड कराते हैं, जीएल की फाइनल टीम देते हैं, हम फाइनल जो टिप्स होते हैं फाइनल टिप्स आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप एक अच्छी और बेहतरीन टीम बना सकें। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको यहाँ पे कंफर्म प्लेइंग 11 बताते हैं कि मैच टॉस होने के बाद क्या प्लेइंग 11 है, टीम में क्या क्या चेंजेस हैं, पिच का क्या बिहेवियर होगा, वेदर रिपोर्ट क्या रहेगी, और हमारी जो फाइनल टीम है वो भी हम आपको इसी चैनल में प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि दोस्तों ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, जो हमारी फाइनल टीम है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिलहाल के लिए जो हमने अभी तक टीम बनाई है अपने एनालिसिस के हिसाब से, तो जॉस बटलर हमारे विकेट कीपर रहेंगे, साथ ही साथ हमारे कैप्टन रहेंगे। तो बैटिंग सेक्शन में मैंने टॉम एबल को टीम में शामिल किया है, मैन वैन ब्यूरेन और जॉर्ज हरमन हमारी टीम में रहेंगे। अगर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो एडेन मार्करम, विहान ल्यूब और मार्को येंसन होने वाले हैं, जिसमें मार्को येंसन हमारे वाइस कैप्टन होंगे, और स्वप्न पॉल और इवान जोन्स भी हमारी टीम में होंगे। वहीं मैं बॉलिंग की बात करूं तो डेनियल वॉरेल और लुंगी एनगीदी इस प्लेइंग 11 के साथ मैं जाने वाला हूं। बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये हमारी कंफर्म प्लेइंग 11 नहीं है। आप चाहें तो इस टीम को सेव कर सकते हैं, इसके साथ भी जा सकते हैं, अदरवाइज टॉस के बाद अगर कुछ चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टीम में भी चेंज करेंगे, और हम अपनी टीम में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हम चेंज ये करेंगे कि हम शायद यहाँ ल्यूब को ड्रॉप भी कर सकते हैं, उनकी जगह हम किसी और प्लेयर को ट्राई करें। इवन जोन्स कंफर्म है, स्वप्निल पॉल कंफर्म है, डेनियल वॉरेल लुंगेल की थी। ये हो सकता है कि हम यहाँ ल्यूब की जगह मैंने बोला था जैसे हम ट्राई कर सकते हैं लियाम डॉसन को या तबरेज शमशी को, ये चेंज कर सकते हैं। बाकी टॉस के टाइम अगर जो चेंज होगा उस हिसाब से भी हम कुछ चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी फाइनल 11। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को करिए लाइक, हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।